नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो पिछले कुछ वीडियो में आपने मेरे को जैसा प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं, पहले उस सेक्टर के बारे में, एक लीडर के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज हम बात करने वाले फाइनेंस सेक्टर के बारे में, एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो बहुत हिडन है और फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है उसे। लेकिन उससे पहले हम बजाज फाइनेंस का एक बार चार्ट देख सकते हैं। तो बजाज फाइनेंस का अगर आप देखेंगे तो 2003, 4, 5 के लगभग ये शेयर बहुत पहले स्टॉक था। ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 100 रुपये के नीचे चल रहा था। लेकिन उसके बाद में देखिए एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली और बिल्कुल ही शेयर स्लो 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 करता हुआ अपसाइड चला गया। और 27 नवंबर 2015 के बाद में इसने एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिली, तो 4000 तक लेके गई। उसके बाद में 2020 में जो करेक्शन आया उसमें ये नीचे आया और उसके बाद में फिर एक अच्छी खासी अपसाइड देखने को मिली। तो आप समझ रहे हैं ना, कोई भी स्टॉक तुरंत नहीं भगता है, वो स्लो स्लो काफ़ी सारे स्टॉक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। और उनका ये किसी के लिए ये वाला हाई होगा, किसी के लिए ये वाला हाई होगा, तो उनको लगता है कि ये हाई आ गया अब तो कोई नीचे गिरेगा। लेकिन कई सारे शेयरों को, बिजनेस है, वो भरोसा करना पड़ता है और छोटा सा अमाउंट लगा के छोड़ना पड़ता है। और आप देख सकते हैं कि जिसने जिसने भी इसमें 10,000 रुपये भी लगा के छोड़े होंगे ना, इसने देखो ऑल टाइम हाई देखिए 1,30,000% का इसने रिटर्न दिया है। तो आप लगाइए कि 10,000 की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 करोड़ से ऊपर हो गई। तो आपको छोटा अमाउंट लगा के छोड़ना था किसी कंपनी में, मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को। तो उस जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उससे पहले उस सेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फाइनेंस सेक्टर। तो फाइनेंस सेक्टर की ग्रोथ अभी इंडिया में प्रेजेंटली 8.5% पर एनम के हिसाब से बढ़ रही है, यानी इस सेक्टर में ग्रोथ तो इतनी है ही। ठीक है। और इसके बाद में ओवरऑल ग्रोथ अगर आप देख रहे हैं तो फाइनेंस सेक्टर इन इंडिया हैज़ बीन ओवरऑल ग्रोथ ऑफ 15%। तो यानी 15% के लगभग आराम से इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो आपको ये मान चलना है कि जो शेयर में आपको बताने जा रहा हूँ उसकी 15% की ग्रोथ तो नॉर्मल मिल ही जाएगी। लेकिन अगर वो किस तरह अपना बिजनेस काम करता था, अगर उसमें अच्छा ग्रो करेगा तो उसकी और ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन इसके अंदर भी काफ़ी सारे सेक्टर है, तो उसी में से एक सेक्टर है माइक्रो फाइनेंस सेक्टर दोस्तों। तो जो शेयर मैं लेकर हूँ माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में, और माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के आप देख सकते हैं ग्रोथ कितनी है, 21% के लगभग की फाइनेंशियल ईयर की ग्रोथ है फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर। तो इस हिसाब से आप लगा सकते हैं कि यहाँ पर लिख रहा है माइक्रो फाइनेंस सेक्टर recorded 21% growth in financial year 23 at 3,51,000 when compared with the previous year at 2,89,000। तो यानी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमको यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो इस शेयर में भी आपको आराम से 15 से 20% की ग्रोथ देखने को मिलेगी अगर आप सही टाइम पे सही एंट्री लेते हैं और साथ ही छोटा छोटा अमाउंट लगा के इस शेयर को होल्ड रखते हैं। तो शेयर के बारे में जैसा कि आपको पता है मैं हमेशा फंडामेंटल एनालिसिस की पहले बात करता हूँ, तो वहीं पे हम चलेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा तो बिजनेस देख लेते हैं। तो बिजनेस आपको थोड़ा मैं बता देता हूँ। इसके टोटल एक्टिव क्लाइंट है 3.53 मिलियन और 20 राज्यों में ये काम करता है दोस्तों, इंक्लूडिंग 3 यूटी यानी यूनाइटेड टेरिटरी। तो आप देख सकते हैं ये कितने सारे राज्यों में काम करता है। यहाँ पर आप आराम से देख पा रहे हो जिन स्टेट में काम नहीं कर रहा वहाँ पर आप आराम से देख पा रहे हो कि वहाँ पर इन्होंने मार्क किया हुआ है कि ये वाली स्टेट है, जितनी मणिपुर मिजोरम वाली स्टेटों में काम नहीं कर रहा, इधर लास्ट में केरला, इन सब में, आंध्रा में, इनमें काम नहीं करता। और वो जहाँ पर काम करता है वहाँ पर इनकी ब्रांचेज भी दी हैं। टोटल 1086 ब्रांचेज है, 398 डिस्ट्रिक्ट में काम करता है और 1.25 विलेज को ये कवर करता है, लाख विलेज को। तो आप लगा सकते हैं कि कितना बड़ा इसका बिजनेस अपॉर्चुनिटी इसके पास है। अब चलते हैं कंपनी की सेल्स पे। तो कंपनी का आप सेल्स देखिए, मार्च 2018 में जो 266 करोड़ की सेल्स थी वो मार्च 2023 में बढ़ के 1700 करोड़ की हो गई। आप लगाइए सिर्फ 5 सालों में 10 गुना की सेल्स की ग्रोथ हुई है। आप यहाँ पर देखिए आराम से कि यहाँ पर आप देखिए -54 करोड़ का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो हो गया 500 करोड़ का प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट की अगर आप देखें तो नेट प्रॉफिट हो गया 387 करोड़ का। आप लगा सकते हैं कि कंपनी ग्रोथ किस लेवल की है। या अगर आप यहाँ देख पा रहे हो तो 5 ईयर की ग्रोथ आप देखिए 64% की एवरेज ग्रोथ है दोस्तों। तो वहाँ से अगर आप समझे सही टाइम पे सही शेयर को आप ढूंढना ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है दोस्तों। चलते हैं इसमें क्वार्टर रिजल्ट। तो क्वार्टर रिजल्ट भी हमारे लिए जरूरी है देखना। तो क्वार्टर रिजल्ट आप देखिए कि पिछले हर क्वार्टर में इनकी ग्रोथ लगातार आपको देखने को मिल रही होगी। आप देखिए 282 करोड़ दिसंबर 2021 है, मार्च 2022 में कितना 350, फिर 343, यहाँ पर हल्का सा डिप आया जून 2022 में। फिर उसके बाद देखिए सितंबर में सीधे 440 करोड़, दिसंबर में यहाँ देखिए 459, और उसके बाद में सीधा मार्च में 500 करोड़। आप देख सकते हैं कितनी तेजी से यहाँ पर सेल्स इनकी बढ़ रही है। और यहाँ पर आप देखिए इसके कारण को नेट प्रॉफिट जो 1 करोड़ से सीधा 115 करोड़ हो गया। यानी कंपनी के पास कुछ तो ऐसा अचीवमेंट है जहाँ जिस कारण इतनी अच्छी ग्रोथ दिखा पाई। साथ ही यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग मार्जिन 37% से सीधा 62% मार्जिन आ गया है दोस्तों। तो बहुत कम कंपनी होती है जो इतना अच्छा मार्जिन गेन करके अपने आप को लीडर बना पाती है।
अब चलते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे तो इनके पास रिजर्व ऑलमोस्ट सिर्फ 200 करोड़ थे, और इनके पास जिनकी बोरिंग कितनी थी 1600, यानी 8 टाइम्स इनके पास ज़्यादा बोरिंग थी। लेकिन फाइनेंस सेक्टर में हमको बोरिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिजनेस इनका ऐसा ही है, जो कि मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अब देखिए इनके पास रिजर्व कितने हो गए, 2200 करोड़, और ओनली बोरिंग कितनी हुई है 6700 करोड़, यानी बोरिंग इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इसी कारण इस शेयर में बहुत अच्छी हमको तेजी देखने को मिल रही है। अब चलते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखिए प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बिल्कुल भी नहीं गिराई है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रमोटर की होल्डिंग, साथ ही यहाँ एफ आई अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं 5.32 से 5.98। ये अभी लिस्टेड कंपनी, रिसेंटली इसका IPO आया था। उसके अलावा DI आप देखें तो DI 12% से 13.56 हो गया है, और पब्लिक के पास 13.39 से सिर्फ ओनली 12% की होल्डिंग रह गई। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि पब्लिक के पास से यहाँ से लगातार माल उठाया जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो टाइटल में बताया कि पब्लिक के पास से माल उसको जितना हो सके उतना खींचा जा रहा है। तो कंपनी का नाम फाइनली आपको सामने लेके आ रहा है। तो कंपनी का नाम है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस। ये रिसेंटली भी IPO आया था, और कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 6159 करोड़ का मार्केट कैप है। तो स्टॉक का पी आप देखिए, स्टॉक का पी कितना है 15, यानी 16 के आप मान के चलिए, इतने का इसका पी है। जबकि इंडस्ट्री पी कितने 32, यानी अभी भी ये आज के आधे आधे वैल्यू पे मिल रहा है। उसके अलावा देखिए इंट्रेंसिक वैल्यू, 916 रुपए की है, और शेयर कितने चल रहा है 610, यानी अभी भी इंट्रेंसिक वैल्यू से नीचे मिल रहा है। साथ ही प्लेज परसेंटेज कितनी है 2.36। तो ये कोई जल्दी परसेंटेज नहीं है, नॉमिनल आप मान के चलिए, तो इसको कभी भी छोड़ा सकते, ठीक है। अभी आप ROC और ROE देखेंगे तो 14.2 और 21% का ROC और ROE है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं बहुत अच्छी इनके पास अपॉर्चुनिटी अपने आप को बिजनेस को बढ़ाने की। चलते कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। तो कंपनी 1994 में एस्टेब्लिश हुई थी, और ये वुमेन्स को यानी औरतों को ज़्यादा प्रोवाइड कराती है लोन्स, और इसी कारण ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है दोस्तों। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये टॉप 10 NBFC MFI के अंदर आई थी, जो कि इनका जून 30 2022 के अनुसार है। साथ ही द फास्टेस्ट ग्रोइंग लोन पोर्टफोलियो CAGR 37%, यानी 37% के हिसाब से इनका CAGR से लोन का ग्रो हो रहा है। बिजनेस मॉडल क्या है, तो बिजनेस मॉडल आपको और डिटेल के बारे में थोड़ा आगे बताऊंगा, पहले आप यहाँ देख लीजिए। इसका बिजनेस मॉडल बहुत इंटरेस्टिंग है। ये करते हैं कि कंपनी बिजनेस रन ऑन द जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप लैंडिंग मॉडल, वेयर द स्मॉल नंबर ऑफ वुमेन फॉर्म ए ग्रुप टिपिकली 5 to 7 एंड गारंटी वन अनदर लोन। जैसे कि आप जानते हैं कि लोकल लेवल पे जो होती हैं कि कुछ औरतें अपना एक ग्रुप बना लेती हैं, वहाँ पर वो अपने पैसा थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करती है, फिर एक लॉटरी के रूप में वो एक हर मंथली चिट्ठी निकल जाती है, और फिर उसमें से उसको जितनी जरूरत होती है वो लोन उसको दे दिया जाता है, और फिर बाद में वो अमाउंट अगले महीने फिर दोबारा सबके सब इतना ही अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस टाइप का ही इसका बिजनेस है दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं द शेयर्स ऑफ AUM फ्रॉम कस्टमर्स इन रूरल एरिया रिप्रेजेंट 91%, यानी रूरल एरिया से इनका ज़्यादा है, और जिनकी हाउस होल्ड इनकम 3 लाख से कम तक है ना, उनको भी ये ज़्यादा कैटर करती है। तो इसलिए ये अपने बिजनेस को बहुत अच्छी तरह बढ़ा पा रही है। साथ इनका देखिए प्रोडक्ट मिक्स कहाँ से आ रहा है, एग्रीकल्चर लोन 77%, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन से 10%, ट्रेड एंड रिटेल से 5%, सर्विस से 4%, अदर से 1%, MSME लोन से 2%, साथ ही टॉपअप से 0.5 और क्रॉस सेल्स लोन से 0.05, यानी कि छोटा मोटा ये काफ़ी तरह के 3-4 तरह के लोन प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि मैं आपको ये थोड़ा बता देता हूँ कि ये इनकम जनरेटेड लोन होते हैं, यानी आपकी इनकम होती है उसके आधार पर आपको लोन दिया जाता है, छोटा मोटा लोन दिया जाता है। उसके अलावा टॉपअप लोन, यानी आपका अगर पहले एग्जिस्टिंग कस्टमर है और आपको जरूरत है फंड की, तो उसके लिए आपको पुराने लोन के आधार पुराने लोन के आपके वैल्यूएबल कस्टमर होने के कारण आपको टॉपअप लोन दे दिया जाता है। इमरजेंसी लोन, यानी आपको कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप छोटा सा बिजनेस चला रहे हैं और आपको इमरजेंसी आ गई कोई भी घर में, तो उसके आधार पर आपको इमरजेंसी लोन दिया जाता है। और क्रॉस सेल लोन, यानी आपको बिजनेस को और बढ़ाने के लिए अलग तरीके से आपको एक लोन दिया जाता है। अभी आप देखिए ये इनकम कैसे जनरेट करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब आप यहाँ मैंने बता दिया प्रोडक्ट मिक्स कैसे है। अब यहाँ देखिए कि स्टेट वाइज कहाँ से इनका जो बिजनेस आता है, तो 19% बिहार से और 19% यूपी से आता है, यानी जो टॉप 2 स्टेट हैं वही यूपी और बिहार, ज़्यादा 38% आता है, फिर उड़ीसा से 11%, फिर MP से 7%, फिर तमिलनाडु से 7%, और बाकी की अदर स्टेट 34% के लगभग करती हैं। तो इसी धीरे धीरे अपना जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो ये क्या करते हैं कि इनका जो आप ये देखिए सोर्स ऑफ बोरिंग यहाँ पे लिख रहा होगा बैंक्स, NCD, ECB, तो आप नहीं समझ पाएंगे सोर्स ऑफ बोरिंग क्या है। तो दोस्तों इसके लिए इनका समझना पड़ेगा कि इनका परसेंटेज क्या है लोन देने का, तो उसके लिए मैं थोड़ा आगे आपको लेके जाना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पर आप देखिए
इनका लोन का जो परसेंटेज है वो आप देखिए, इंटरेस्ट रेट ऑन माइक्रो फाइनेंस लोन, तो इन्होंने अपना लिख रखा है कि अप टू 25 मंथ तक अगर आपको लोन का टेन्योर रहेगा और आपका अगर लोन रहता है 90 हज़ार तक का, तो आपको 19% से 22% के से 22 या 23% के आपको एवरेज इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और साथ ही प्रोसेसिंग फीस है कितने 1.25 प्लस जीएसटी। तो ये इनके एप्लीकेबल है। अब आपको समझना होगा ये क्या करते हैं कि ये लोग लेते हैं बैंकों से, एनसीडी और ईसीबी से लोन लेते हैं, ठीक है। उसी लोन को ये वापस ट्रांसफर करते हैं, किसको देते हैं, जो माइक्रो फाइनेंस के रूप में छोटे छोटे जो गाँव के किसान होते हैं उनको, महिलाओं को, या फिर उसमें मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन वालों को, इनको ये छोटे छोटे लोन ऑफर करते हैं। इनका अगर आप एवरेज टिकट वैल्यू देखेंगे तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, एवरेज टिकट साइज कितना है 37,000 का। तो इतना ही इनका 37,000 का एवरेज टिकट साइज है, जिसके कारण छोटे छोटे लोन देके उस पर बीच का कमीशन खाते हैं। तो उसके आप समझ पा रहे होंगे, मान लो अगर बैंक से इन्होंने 10 से 12% पे लोन लिया है और यहाँ पर 22% पे ले रहे हैं, तो ऑलमोस्ट, और इसके बाद में जो कॉस्ट कटिंग है सबके बाद में भी अपना अच्छा खासा मार्जिन ये रख पाते हैं। साथ ही इनको इतना बड़े परसेंटेज पे लोन नहीं मिलता हो, क्योंकि ये बहुत बड़े बल्क में अगर लोन उठाएंगे तो इनको कम रेट पे मिलेगा इंटरेस्ट, क्योंकि हर बैंक अपने लॉन्ग टर्म बिजनेस को बढ़ाना चाहता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी याद देखिए, 2018 में इनका जो एवरेज टिकट साइज था जो 23 हज़ार से था, तो अभी 37 हज़ार हो गए। साथ ही बोरोवर की CAGR की ग्रोथ आप देख पा रहे हैं 28% के लगभग है। साथ ही एवरेज बोरोवर की आउट जो है वो भी आप देख पा रहे होंगे कि 25 के लगभग है। एवरेज टिकट साइज जो मैंने आपको बता दिया 41 के लगभग आ गई है, ठीक है। उसके बाद में ये ईयर ऑन ईयर है, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर है दोस्तों, तो ठीक है। उसके अलावा बोरोवर्स की जो बोरोवर्स है क्वार्टर क्वार्टर, ये भी आप काफ़ी सारी देखने को मिली। और एवरेज बोरोवर कितने हो गए 20, ये हो गए 25,000 का इनका एवरेज बोरोवर साइज है। तो आप मंथली के देख पा रहे हो, तो इस हिसाब से आप समझ गए कि बिजनेस कहाँ से कैसे कैसे आता है। साथ ही ये कंपनी क्या है, आप क्राइसिल की रिपोर्ट में देख पा रहे होंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्राइसिल कंपनी हैड द 6 लोवेस्ट ग्रोथ एनपीए रेशियो अमंग द टॉप 10 एनबीएफसी एमएफआई के अंदर, यानी माइक्रो फाइनेंस के अंदर ये सबसे 6 नंबर पर आता है, जिनका टॉप लेवल की कंपनी होती है जिनका एनपीए बहुत कम होता है। तो ये एक अच्छी ग्रोथ के निशानी होती है। अगर हम देख पा रहे हैं की रेशियो, तो ग्रोस एनपी है इनका 3.67 और एनएनपी है इनका 1.3, यानी बहुत कम है, ये जो कि बहुत अच्छा है फ्यूचर के हिसाब से ग्रोथ करने के लिए। और इसी रिगार्डिंग इन्होंने अपने आईपीओ लेके आए थे बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो अभी मैं आपको यहाँ पर बेसिक चीज़ समझा चुका हूँ कि कंपनी किस किस सेक्टर काम करती है और पैसा कैसे कमाती है, यानी मिडिल मैन का पैसे के रूप में अपना बिजनेस कमाती है। ये जो चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब चलते हैं कंपनी की एक बेसिक, इसके अलावा कंपनी जैसे माइक्रो फाइनेंस के अलावा एमएसएमई, यानी जो मिड स्मॉल लेवल के जो बिजनेस होते हैं उनको भी लोन प्रोवाइड कराती है। और इसमें क्या है कि इनका अपडेट हुआ है, तो अपडेट के आधार पर देख सकते हैं कि एज ऑन फाइनेंशियल ईयर 2023 के टोटल क्लाइंट 10,000 है, जिसके अलावा जिसमें इनका 301 करोड़ का लगभग इन्होंने टोटल इनको लोन दे रखा है। और इनकी जो ये कहाँ दे रखा है, 10 स्टेटों में इनका बिजनेस चल रहा है और 67 ब्रांचेज हैं, और इनकी टीम है कितनी 738 लोग इनकी टीम है। तो इस हिसाब से आप लिख सकते हैं कि मिडिल क्लास को टारगेट कर रहे हैं और स्मॉल क्लास को टारगेट कर रहे हैं जिनके पास बहुत कम पैसा है। और ऐसे लोगों को एनपीए का कारण भी बहुत कम होता है कि ये लोग एनपीए कर पाएँ, क्योंकि ये कोशिश करते हैं कि अपना पेमेंट पूरा करवाएं, नहीं तो इनको आगे से लोन ना मिलने की ये तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती है। अब इसमें शेयर होल्डिंग में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें टॉप 10 पब्लिक शेयर होल्डर 17% है, उसके बाद पब्लिक के पास 14% होल्डिंग है। तो इनके म्यूचुअल फंड में कौन कौन से होल्डर था आप देख सकते हैं, निप्पॉन लाइफ इंडिया, उसके अलावा कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस, फिर आदित्य बिरला, फिर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT, उसके अलावा है धन नोमुरा ट्रस्ट, उसके बाद में मिरा एसेट्स, उसके बाद में BNP परिभाष, उसके बाद में ICICI प्रूडेंट मल्टीकैप, उसके बाद में HDFC लाइफ इंश्योरेंस, या फिर उसके बाद में आता है आदि फाइनेंस एडवाइजर। तो ये इनके पास टॉप लेवल के हैं, जिसमें से तीन तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनीज है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ MIT, नोमोरा, और उसके अलावा कौन सा BNP परिभाष, ये तीनों फॉरेन इंस्टीट्यूट होल्डिंग है। अब चलते हैं शेयर के चार्ट पर। तो शेयर के चार्ट अगर आप यहाँ देखिए, शेयर जब से लिस्टेड हुआ है अपसाइड, फिर उसके बाद में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, फिर अपसाइड, फिर रिट्रेसमेंट, फिर यहाँ पर अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया, उसके बाद में एक अच्छा खासा अपसाइड, और फिर शेयर स्लोली करता आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा हो। यानी इस शेयर में बड़ी कैंडल नहीं बनी है 10-15% की कैंडल बन जाए, आपको 10-15% एक दिन में बना देते, नहीं। ये शेयर स्लो चलेंगे दोस्तों, बिजनेस ग्रोथ होता रहेगा, स्लो बढ़ते रहेंगे। जैसा कि मैंने आपको
दिखाया था। किसका दिखाया था दोस्तों आपको? मैंने दिखाया था आपको बजाज फाइनेंस का। तो बजाज फाइनेंस का देखिए स्लो स्लो ग्रोथ हुई और बाद में जैसे बिजनेस में बहुत तगड़ी देखने को मिली, तो वहाँ पर भी देखो स्लो स्लो बढ़ता गया दोस्तों, एक साथ में ऐसे नहीं बढ़ा, स्लो स्लो हमको ग्रोथ देखने को मिली। अब चलता गया धीरे धीरे, और ऐसे शेयर आपको पता नहीं चलता और महसूस नहीं होता, ये शेयर काफ़ी ऊपर चले जाते हैं धीरे धीरे। तो ऐसे शेयरों में आपको इन्वेस्टमेंट करना है जिनका बिजनेस सॉलिड है। तो यहाँ पर भी मेरे कोई डाउट नहीं, कंपनी का बिजनेस बहुत सॉलिड है। कंपनी जिसको टारगेट कर रहे हैं वो एक ऐसी है कि जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, उनके पास फंड की बहुत कमी रहती है और वो इतने ब्याज पे भी लोन ले लेते हैं, क्योंकि साहूकार इनके पास जाके लोन लेंगे तो वो उससे भी ज़्यादा ब्याज की डिमांड करते हैं। आज के टाइम में नॉर्मल 2 से 2.5% का मिनिमम रुपए सैकड़े के आधार पर ब्याज मिलता है। तो वहाँ के बजाय ये यहाँ से लोन लेने की कोशिश करते हैं और ऐसी कंपनियां इन रूरल लोगों को टारगेट करती हैं। तो ऐसे में ये अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और जो भी आपको देखने को मिल रहा है, जो कि इनके रिजल्ट में, क्वार्टर रिजल्ट और ईयरली रिजल्ट में आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों। तो ये आपके सामने है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, शेयर करना, और आपका कोई शेयर के बारे में इंक्वायरी लेनी हो तो वो भी आप हमको कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर आपका पोर्टफोलियो भी रिव्यू कराना था वो भी ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।